हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हैया स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारत और चीन युद्ध के बारे में बात करेंगे, जो कि सन 1962 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में भारत को हार का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है, तो आज इस युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। और इससे पहले आप लोगों को बता दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर की बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था और लगभग एक महीना तक यानी कि 21 नवंबर तक चला था। और उस समय भारत के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत को आज़ादी 1947 ईस्वी में मिली थी और वहीं चीन को आज़ादी भारत के बाद लगभग 2 साल बाद सन 1949 में चीन को आज़ादी मिली। और उसमें भारत के तत्कालीन पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन। और उस समय चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, जो पीएम जैसा पद होता है, वो थे जो एन एल आई। ठीक है, तो चीन के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? जो एन एल आई। और इस युद्ध की शुरुआत 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर चीन ने हमला किया। 20 अक्टूबर को सुबह 5 बजे भारत चीन पर हमला करता है और युद्ध लगभग एक महीने तक चलता रहता है। और इस युद्ध में भारतीय सैनिकों लगभग 10 से 20 हज़ार शामिल हुए थे और वहीं चीनी सैनिक 80 हज़ार के लगभग शामिल हुए थे। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं भारत और चीन के बीच में शुरुआती दिनों में रिश्ते कैसे थे। ठीक है, उस समय तो भारत चीन के रिश्ते शुरुआती दिनों में भारत सरकार की पॉलिसी चीन से दोस्ताना थी। यानी कि शुरुआती दिनों में आज़ादी के बाद भारत और चीन एक दूसरे के बहुत करीब थे। हर मुद्दे पर भारत चीन का साथ देता था। ठीक है, और भारत चीन का समर्थन करता था, जबकि अन्य देश चीन के प्रबल विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट देश था और इसे हर मामले में सभी यूरोपीय देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी इससे हमेशा अलग थलग करना चाहता था। भारत ही एक ऐसा देश था जो कि इसका समर्थन करना चाहता था और समर्थन करता भी था। और चीन अपनी आज़ादी के बाद धीरे धीरे अपने आस पड़ोस के देश पर धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू किया और उनको कब्जे में भी लेना शुरू कर दिया। और इसी तरह 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा की। जब तिब्बत कहाँ पर है? तिब्बत की स्थिति जैसे भारत मान लीजिए यहाँ पर है और चीन यहाँ पर है, तो बीच में जो स्थिति है वह तिब्बत की है। यानी कि तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर जोन का कार्य करता था। और 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा की, जिसके विरोध में भारत ने विरोध पत्र भेजकर इस मामले पर चर्चा की मांग की, लेकिन फिर बाद में शांत हो गया, ज़्यादा कुछ बोला नहीं। और चीन का 1951 में इस पर यानी तिब्बत पर पूरा कंट्रोल हो गया। भारत इस पर कुछ बात नहीं किया और चीन से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहता था और बनाए रखा। यहाँ तक कि भारत ने चीन को यूएन में जाने का रास्ता भी साफ किया, भारत ने ही। और 1960 में भारत की ही मदद से चीन को वीटो पावर मिला था, क्योंकि एशिया में जितने भी देश थे सब में से किसी एक को वीटो पावर मिलनी थी। तो अमेरिका ने यह ऑफ़र भारत को ऑफ़र किया। ठीक है, लेकिन भारत ने उस समय इसे नेहरू जी ठुकरा दिए थे और चीन को दे दिए थे, जो कि नेहरू की एक बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, वीटो पावर नेहरू जी ठुकरा दिए और 1960 ईस्वी में वीटो पावर अमेरिका को मिल गया। और इसके बाद क्या हुआ? सन 1954 में जून में चीन के पीएम जो एनलाई भारत आए। ठीक है, और 1954 में ही भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। ये पंचशील समझौता क्या था कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे पर परस्पर अनाक्रमण मतलब एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे और समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखेंगे और हमेशा शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रखेंगे। और इसी के बाद नेहरू ने नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई। और इसी समय के.एम. पनिक्कर को चीन में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया। और उधर चाइना फरवरी 1955 में
चीन ने ताइवान पर आक्रमण किया और कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो ताइवान कहाँ है? चीन की यदि स्थिति कुछ इस तरह है तो एक छोटा सा आइलैंड के रूप में यहाँ पर ताइवान है। चीन ने 1955 में इस पर आक्रमण किया और अपने कब्जे में ले लिया, तब भी भारत कुछ भी नहीं बोला। और 1955 में चीन के आधिकारिक नक्शे में पूर्वोत्तर भारत के एक हिस्से दिखाए जाने पर भारत ने आपत्ति जताई। ठीक है, यानी भारत का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, इसके एक भाग को चीन ने अपने नक्शे में दिखाया और इस पर भारत ने आपत्ति जताई। और इन दोनों के बीच में तनाव की शुरुआत कैसे हुई? तनाव की शुरुआत सितंबर 1958 में भारत ने चीन पिक्टोरियल में उत्तरी असम और नेफा को शामिल करने पर आपत्ति जताई। और चाइना, यानी कि चाइना अपने आधिकारिक नक्शे में जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, असम और नेफा, ठीक है, नेफा क्या है? नेफा इस समय जो अरुणाचल प्रदेश है और कुछ और भाग को उस समय नेफा बोला जाता था, और जिसे 1987 में असम नाम से अरुणाचल प्रदेश नाम से जाना लगा। और नेफा का जो फुल फॉर्म है वह है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, और इसको ही 1987 में अरुणाचल प्रदेश नाम से जाने लगा। ठीक है, तो उत्तरी असम और नेफा को शामिल करने पर भारत ने आपत्ति जताई और उसके अगले ही साल जनवरी 1959 में शारीरिक रूप कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, जनवरी 1959 को आधिकारिक रूप से भारत के नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी लद्दाख के 40,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा जताया। चीन ने जो भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा अब तो अलग हो गया है, जो लद्दाख है, उसके 40,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा जताया और यहीं से धीरे धीरे तनाव की स्थिति शुरुआत हो गई थी। इधर लद्दाख वाले क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया और इधर नेफा वाले क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया। चीन का कहना था कि यह हमारे पुरानी विरासत है, यानी कि यह जो आपका पूर्वोत्तर भाग है वह हमारे ही देश का भाग है। और आगे क्या हुआ? इधर चीन ने जब आक्रमण कर दिया था किस पे? तिब्बत पे। तिब्बत की राजधानी है लाहसा। ठीक है, तो अप्रैल 1959 को दलाई लामा लाहसा से बचकर निकल गए और भारत ने उनको शरण दिया और भारत में उनका जोरदार स्वागत भी हुआ, तो जिससे चीन खफा हो गया। तो 1950 में चीन उस पर आक्रमण किया था तिब्बत पे और 51 को उसको कब्जे में ले लिया था और वहाँ का जो पद होता है उसे दलाई लामा कहते हैं। ठीक है, तो दलाई लामा वहाँ से बच करके भारत आए और भारत के हिमाचल प्रदेश आए और पंडित नेहरू ने उनको शरण दिया। ठीक है, और उनको शरण देने से चीन खफा हो गया, जो कि एक तनाव का ये भी कारण था। चीन खफा क्यों हो गया? क्योंकि उसका कहना था कि हमारे दो राष्ट्रों के बीच की बात है और चीन भारत इसमें क्यों दखलंदाजी दे रहा है। ठीक है, तो दलाई लामा के शरण देने से चीन भारत से खफा हो गया। और 1959 के दौरान भारत और चीन के बीच धीरे धीरे छिटपुट यानी कि छोटे मोटे युद्ध, सीमा के विवाद, गोलीबारी चलना शुरू हो गया, छिटपुट संघर्ष प्रारंभ हो गया। और 1956 को चीन ने अक्साई वाले क्षेत्र में एक हाईवे बनाया जो कि चीन से लासा को जोड़ता है। लासा क्या है? तिब्बत की राजधानी थी लासा। ठीक है, और लेकिन इसके बारे में भारत को 3 साल बाद 1959 में पता चला और भारत ने चीन से जवाब मांगा। चीन का बहुत विरोध किया। ठीक है, और तनाव की उत्पत्ति यहाँ से भी होती है। तो 1956 में जो अक्साई वाला एरिया है वहाँ पर चीन ने एक हाईवे बनाया। तो यहाँ मैप में देखिए, ये है पूरे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और ये है लद्दाख वाला क्षेत्र। यहाँ पर यह जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये है अक्साई चीन। अक्साई पहले भारत का होता था, जब चीन ने इस पर कब्जा कर लिया तब से इसका नाम अक्साई चीन पड़ गया। तो यहाँ से चीन ने एक सड़क बनाई जो कि तिब्बत की राजधानी लासा को जोड़ती थी। ठीक है, लेकिन इसके बारे में खबर भारत को 3 साल बाद पता चली। और यहीं पर है एक झील, कौन सी? पेंगोंग झील, और इसका लगभग 30% भाग भारत में है और 70% भाग चाइना में है। ठीक है, तो 2 झील है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो अक्साई चीन वाला एरिया यही चीन का इसी पर कब्जा है।
और सीमा विवाद भारत और चीन के बीच प्रारंभ हो गया था। जैसे कि यहाँ आप लोग नक्शे में देख सकते हैं, ये है भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा और यहीं पर मैकमोहन लाइन खींची गई है। भारत और चीन के बीच जो मनमोहन लाइन खींची गई है वह कहाँ, अरुणाचल प्रदेश और चीन का जो भाग टच करता है वहाँ पर मैकमोहन लाइन खींची हुई है। और यह हिमालय का भाग है और इसी के बीचों बीच पहाड़ी पर मैकमोहन लाइन खींची गई है। तो यहाँ पर कोई निश्चित सीमा शुरू में नहीं था कि आपका यहाँ है हमारा यहाँ है, ठीक है। तो पहाड़ियों के मध्य ऐसे ही सीमा का बंटवारा था और ब्रिटिश काल में इंडिया और तिब्बत के बीच में सर मैकमोहन की अध्यक्षता में इसकी नपाई मतलब इसका निर्धारण हुआ और इस रेखा का नाम मैकमोहन लाइन पड़ गया, ठीक है। तो चीन का दावा है कि चीन मैकमोहन लाइन को शुरू में नहीं मानता था। उसका कहना था कि यह अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, यहाँ तक कि पूरे पूर्वोत्तर भारत पर चीन अपना दावा करता रहता है। तो चीन, ठीक है, तो यही था। और आगे है, और नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी 1960। तो फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी? फॉरवर्ड पॉलिसी 1960, इसके अनुसार भारत में रक्षा विशेषज्ञों ने नेहरू को सलाह दिया इन सब को रोकने के लिए भारत ने अपने बॉर्डर के पास अपनी चौकियां बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा था यानी कि मैकमोहन लाइन, उसके पास में भारत अपनी चौकियां बनाना शुरू कर देता है और कुछ चौकियां मैकमोहन लाइन के उत्तर में भी बना लेता है। जो चौकियां बनाना शुरू करता है वह लद्दाख वाले भाग में और नेफा वाले भाग में भी, दोनों यहाँ चौकियां बनाना शुरू करता है, जिससे चीन खफा हो जाता है और चीन को ये नागवार गुजरती है। और चीन जो अपनी आधिकारिक बताता है युद्ध का कारण, वह इसी को बताता है, भारत के चौकियां बनाने को लेकर, ठीक है। तो अक्साई वाले क्षेत्र में भी चौकियां बनाना शुरू हो गया और धीरे धीरे युद्ध की स्थिति बनने लगी। लेकिन यह किसी को आशंका, यहाँ तक कि नेहरू को आशंका नहीं थी कि चीन इतनी जल्दी या फिर चीन हम पर युद्ध कर देगा, क्योंकि उस समय नारा दिए थे हिंदी चीनी भाई भाई। और नेहरू को ये ज़रा भी उतना ज़्यादा खबर नहीं थी कि चीन हम पर आक्रमण कर सकता है। और चीन का भारत पर आक्रमण, ठीक है। अब चीन देखिए भारत पर आक्रमण कर दिया। कब किया? चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को सुबह 5 बजे लद्दाख और पूर्वोत्तर वाले हिस्से पर एक साथ आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 1962 को सुबह 5 बजे लद्दाख और जो अपना पूर्वोत्तर भारत है यानी कि नेपाल अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, वहाँ पर एक साथ 5 बजे आक्रमण करना शुरू कर दिया। और एक काल्हा है रक्षा विशेषज्ञ, ठीक है, वह कहते हैं कि युद्ध पूरी तरह सुनियोजित था, क्योंकि दोनों जगह 5 बजे आक्रमण करना इस बात को दर्शाता है कि चीन जो है पहले से ही आक्रमण का प्लान बना रखा था, ठीक है। दोनों जगह ठीक 5 बजे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। 5 बजे चीनी सैनिक भारत में घुसपैठ करना शुरू कर देते हैं। और उस समय जो भारत के नेहरू प्रधानमंत्री थे और कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे, तो 17 अप्रैल 1962 को कृष्णा मेनन जो थे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क गए थे और 30 सितंबर को लौटे थे, ठीक है। 30 सितंबर को लौटे और अक्टूबर में युद्ध शुरू हो गया 20 अक्टूबर को। और जो नेहरू थे 12 अक्टूबर 1962 को कोलंबो हिस्सा लेने गए थे और 16 अक्टूबर को अभी लौटे ही थे कि 20 अक्टूबर से युद्ध चालू हो जाता है। और उस समय जो भारत के सेना अध्यक्ष थे, थल सेना अध्यक्ष थे, वो थे जनरल कॉल थे। वो भी 2 अक्टूबर तक छुट्टियों पर कश्मीर में थे, ठीक है। और इसके बाद चीन 4 दिन के अंदर ही चीन ने नेफा और तवांग पर कब्जा कर लिया और तेजपुर तक आ गए। यहाँ तक कि बोमडीला दर्रा क्रॉस करके तेजपुर तक आ गए। तेजपुर कहाँ है? तेजपुर आसाम का एक गांव है, ठीक है। तो वह बोमडीला दर्रा तवांग पर कब्जा करते हुए तेजपुर तक आ गए थे, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक। और 3 हफ्तों तक कोई खास लड़ाई नहीं हुई। पहले 4 दिन में बहुत तेज़ी से आक्रमण किया और तेजपुर तक आ गए। और फिर से जब 14 नवंबर आया, 14 नवंबर को फिर से युद्ध में तेज़ी देखी गई। और 14 नवंबर से पहले ही जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष थे वे नेहरू जी से कुछ समझौता कर रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, वापस लौट जाएंगे। लेकिन जहां तक 60 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे चीनी सैनिक, लेकिन वो कह रहे थे कि केवल हम 20 किलोमीटर
वापस जाएंगे और बाकी हिस्सा हमारा रहेगा। इस तरह से कई अपमानजनक शर्तें थी जिसे नेहरू जी यानी कि भारत अपनाने से मना कर देता है। और फिर उधर लद्दाख साइड क्या हो रहा है, उधर रेजांगला की लड़ाई। रेजांगला की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। यह कहाँ लड़ी गई थी, तो रेजांगला की लड़ाई लद्दाख क्षेत्र में लड़ी गई थी। लद्दाख के चुशुल गांव में एक हवाई पट्टी थी। ठीक है, लद्दाख के नीचे चुशुल गांव में एक हवाई पट्टी थी जिस पर चीन आक्रमण करना चाहता था। आक्रमण करके उस हवाई पट्टी को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उसका ये मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया। और वहाँ के जो थे कुमायूं बटालियन के नेतृत्व करता थे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह नाम तो सुना ही होगा। इनके नेतृत्व में 123 भारतीय जवानों ने 1000 चीनी सैनिकों को मार गिराया। ठीक है, 123 नेतृत्वकर्ता कौन थे, मेजर शैतान सिंह। यह कहाँ की बात हो रही है, लद्दाख क्षेत्र की। ठीक है, यानी कि अक्साई चीन क्रॉस करके लद्दाख में आ गए थे और 123 भारतीय जवान ने 1000 चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन 123 में से 114 भारतीय जवान शहीद भी हो गए थे। और मेजर शैतान सिंह की जो डेड बॉडी थी वह बर्फ़ में जमी हुई मिली थी अगले साल। ठीक, और यह लड़ाई 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी। और चीन ने 21 नवंबर 1962 को खुद ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और चीन पूर्वोत्तर हिस्से में मैकमोहन लाइन के उस पार यानी कि मैकमोहन लाइन के उत्तर में अपने इलाके में चला गया। और लेकिन जो ये लद्दाख वाले एरिया में था, अक्साई चीन वाला हिस्सा जो भी मैप में हमने दिखाया था, तो उस अक्साई वाले चीन पर अपना कब्जा बनाए रहा। ठीक है, वहाँ से वापस नहीं जाता है। और वह जो अक्साई एरिया था तब से अक्साई चीन के नाम से जाना जाने लगा। और अक्साई वाले चीन एरिया पर आज भी चीन अपना अधिकार जमाए हुए बैठा है। और वह अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वह एक समतल नुमा है, लेकिन बहुत ऊंचाई पर, एक पठार की भांति अक्साई वाला चीन एरिया है। वहाँ पर जनसंख्या ना के बराबर रहती है, केवल कुछ जनजातियाँ रहती हैं जो अपने गाय भैंसों को चराने जाती हैं। अब एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस लड़ाई में दोनों देशों ने वायु सेना का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि लड़ाइयाँ जो जितनी भी लड़ाई हुई लगभग 14,000 फीट से ऊपर हुई, इसलिए दोनों सेनाओं ने वायुयान का प्रयोग भी नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि उतरने के लिए वहाँ समतल ज़मीन चाहिए, लैंड करने के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था। और इसीलिए दोनों सेनाओं में से किसी ने अपनी वायुयान का प्रयोग नहीं किया। अब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी थे। ठीक है, अब चीन अपने आप ही 21 नवंबर को विराम की घोषणा क्यों कर दिया, इसके पीछे कई कारण हैं, कई कारण दिए जाते हैं। कहा जाता है कि नेहरू जी जो थे वह अमेरिका से मदद मांगे थे और अमेरिका मदद के लिए तैयार हुआ था। शायद इससे डर के चीन वापस चला गया, या फिर चीन अपना रुतबा दिखाना चाहता था कि हमारे से सीमा जो भी बात करेगा उसको हम सबक ज़रूर सिखाएंगे, क्योंकि वह भारत के अंदर भारत की सीमा को क्रॉस करके घुस गया था और उसका जो योजना था, उसका प्लान था, वह सफल हो गया था। शायद इसलिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ठीक है, इसी तरह कई कारण हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नेहरू थे वह यूएसएसआर और अमेरिका से मदद मांगी थी और वो लोग मदद के लिए तैयार भी हो गए थे और अमेरिका ने अपनी सेना भेजने की भी तैयारी कर ली थी। शायद इसी वजह से 21 नवंबर को चीन स्वयं ही युद्ध विराम की घोषणा करके मैकमोहन लाइन के उस पार चला जाता है और अक्साई चीन वाला एरिया कब्जे आए रहता है। ठीक है, और हार के क्या क्या कारण थे, भारतीय हार के निम्न कारण थे। ठीक है, एक तो बंदूकें बहुत पुरानी थी और दूसरा कारण ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े की कमी थी। ठीक है, और ज़रूरत के सामान सप्लाई के लिए रूट भी नहीं थे। और उधर चीन पूरी अपनी प्लानिंग के साथ आया था, क्योंकि आने के बाद ही उसके पीछे से सब सामानों की सप्लाई और सेना वगैरह ये सब उसकी भरपाई करते रहे। इसीलिए चीन इतनी दूरी तय करके भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक आ गया था। ठीक है, तो यह सब कमी थी। उस समय रूट भी नहीं थे, लेकिन आज के समय युद्ध के समाप्ति के बाद में भारत ने तमाम सड़कें बनाई, रूट बनाई और हवाई पट्टियों भी बनाई पहाड़ी इलाके में। और हार का परिणाम क्या रहा, ठीक है, इस युद्ध में भारतीयों की हार हुई थी और भारतीयों को 42,735 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर जो भारतीयों का था यानी भारत का था उस पर चीन का कब्जा हो गया। और जो इस क्षेत्रफल को देखा जाए तो जितना क्षेत्रफल है इसमें लगभग 28 दिल्ली इतने
अपने भारत की जो राजधानी है दिल्ली, 28 दिल्ली समझो इसमें बसाई जा सकती थी। इतना क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया। और एलएसी का निर्माण हुआ। एलएसी वही जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, वहाँ पर एलएसी लाइन का निर्माण हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल तो वो पाकिस्तान क्षेत्र में है, और ये है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में यह वाला हिस्सा चाइना कब्जा कर लिया, और इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एलओसी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। और इस युद्ध के दौरान 1383 जवान शहीद हो गए, भारतीय जवान शहीद हुए, और 1047 जवान बुरी तरह से घायल हुए, और 1696 जवान लापता हो गए जिनकी आज तक कोई पता न हुआ, और 3968 यानी 3968 जवान को बंदी बना लिया गया, लेकिन इन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया था। और इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की प्रसिद्धि कम हुई, और भारत ने अपने फौज पर ज़्यादा ध्यान दिया और नए नए हथियारों का निर्माण करना शुरू किया, और अग्नि 5 जो मिसाइल है उसी समय इसका परीक्षण भी किया गया था। और इस युद्ध से नेहरू जी को इतना धक्का लगा था कि उन्होंने अपने जन्मदिन यानी 14 नवंबर 1963 को कहा था कि हमको चीन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि चीन हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकेगा, क्योंकि भारत और चीन के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, और अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते थे नेहरू, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने भारत को धोखा दिया और पीठ पीछे आक्रमण किया। ठीक, और एक रिपोर्ट है हेंडरसन ब्रूड्स भगत रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, इससे संबंधित है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में भारत में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों को हार का कारण बताया गया, और भारत और चीन के बीच जो जैसा संबंध था उसके बारे में बताया गया कि भारत को आगे से ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, तो हेंडरसन ब्रूड्स भगत रिपोर्ट इससे संबंधित है। और इस युद्ध के दौरान ही यानी कि इस युद्ध के बाद ही 1962 के युद्ध की पृष्ठभूमि में ही लता मंगेशकर ने 27 जून 1963 को एक गीत गाया था, देशभक्ति गीत। गीत कौन सा था? अय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये वाला जो गीत है भारत चीन युद्ध के बाद ही गाया गया था, और इस गीत को लिखा था किसने? कवि प्रदीप ने। ठीक है, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये गीत नेहरू की मौजूदगी में गाया था, और श्री रामचंद्रन के संगीत से सजे और कवि प्रदीप के लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ला दिए थे। ठीक है, जब यह गीत गाया गया था तो प्रधानमंत्री भी उस मंच पर बगल में मौजूद थे, और इस गीत को सुनकर प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है पसंद आया होगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक जगहों तक शेयर करिए ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। ठीक है, और ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।